एक कांस्टेंट टसल रहा है तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में। तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका सिंपल स्टांस रहा है कि जो भी बिल्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो रहे हैं और जब वो गवर्नर के पास जा रहे हैं तो एसेंट देने में काफी टाइम लग जा रहा है। जो गवर्नर है वो बिल के एसेंट को विदहोल्ड कर दे रहे हैं। अब आर्टिकल 200 ये कहता है कि जब भी कोई बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होगा वो गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर उस पर एसेंट दे सकते हैं, बिल को वापस असेंबली में भेज सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन, बिल के एसेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं या फिर बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। अब ये जो एसेंट को विदहोल्ड करने की बात है अंडर आर्टिकल 200, इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है, कि कब तक गवर्नर जो है अपने एसेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं। एंड यही जो इशू है ये सुप्रीम कोर्ट के पास गया एंड सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट मंथ ही बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट दिया जहां पर ये जो विदहोल्ड की टाइम लिमिट थी, जो कि पहले कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी, इसमें टाइम लिमिट ऐड कर दिया कि एक पर्टिकुलर टाइम तक ही जो गवर्नर हैं वो बिल के एसेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इन्वोक किया गया है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस जो है वो इन्वोक किया गया है अंडर आर्टिकल 143। अंडर आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट को, जहां पर प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस सीख कर सकती हैं सुप्रीम कोर्ट का। और ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है इसका मोटिव ये है कि किस तरीके से जो आर्टिकल 200 एंड 201 है किस तरीके से टाइमलाइंस को सेटअप किया जा सकता है गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर को। तो ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो आर्टिकल 143 है ये किस तरीके से जो है वो वर्क करता है, साथ ही साथ ये जो जजमेंट आया, जो अप्रैल 2025 में जजमेंट आया, उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी रही है, क्या क्या स्टांस रहा है, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लें या हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लें, तो इन सब पर जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। काफी इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है एंड प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए ये जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्रीराम साईएस। इसी तरीके की क्वालिटी एनालिसिस कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें तो कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री 1-to-1 मेंटोरशिप का फॉर्म होगा, उससे फिल कर लीजिए एंड जो हमारे मेंटोर्स हैं वो आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। जो कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता चुका हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इन्वोक किया है आर्टिकल 143 क्लॉज 1, जिसके तहत 14 क्वेश्चंस पूछे गए। अब हम सारे क्वेश्चंस पर नहीं जाएंगे, जो है जजमेंट वो आपको समझाऊंगा, लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इस जजमेंट के बियॉन्ड जा रहे हैं उस पर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 200 में विदहोल्ड एसेंट को विदहोल्ड करने की कोई टाइम लिमिट नहीं थी। इस टाइम लिमिट को जो है, इस टाइम लिमिट जो पहले कोई टाइम लिमिट नहीं थी, इसे टाइम लिमिट जो है एक सेट कर दिया कि इतने टाइम तक ही जो है गवर्नर को एसेंट देना होगा। इसी के तहत जो है कि कैसे ये टाइमलाइन सेटअप की जा सकती है, इसी पर जो है एडवाइस मांगी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये टाइमलाइन सेटअप कर दी थी। साथ ही साथ एक वर्ड और दिया था जो आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, डीम्ड कंसेंट। जैसे मैंने आपसे बताया कि टाइम लिमिट सेट कर दी, इसी के साथ साथ डीम कंसेंट, ठीक है, कंसेंट, ये भी कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, ये आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। आप कंसेंट, डीम कंसेंट का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नर जो है विदहोल्ड कर सकते हैं अपने एसेंट को, लेकिन इस विदहोल्ड की कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन डीम कंसेंट ये कहता है कि उस लिमिट के बाद यह समझा जाएगा कि अगर गवर्नर ने अप्रूवल नहीं भी दिया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम तक गवर्नर ने अपना जो एसेंट है वो विदहोल्ड दिया हुआ है, लेकिन वो जो टाइम लिमिट है वो जब वो क्रॉस हो गई तब जो है डीम्ड कंसेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। दैट मींस कि हम यही समझेंगे, स्टेट असेंबली यही समझेगी कि गवर्नर ने अपना एसेंट दे दिया है। तो ये आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि डीम कंसेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये न्यूज में भी है और प्रीलिम्स आपका बस नेक्स्ट वीक ही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको समझना होगा कि गवर्नर के पास अगर कोई बिल गया है, उन्होंने अपना एसेंट जो है वो विदहोल्ड किया है, लेकिन जो टाइम लिमिट है उसके बाद जो है अगर वो टाइम पास हो रहा है और एसेंट नहीं दिया गया तो यही समझा जाएगा कि एसेंट हो चुका है एंड वो जो बिल है वो लॉ बन चुका है, सो दैट एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सके। क्लियर हो गया? तो सुप्रीम कोर्ट प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट्स फॉर गवर्नर्स टू एक्ट ऑन बिल्स, ये मैं आपको बता चुका हूं। आर्टिकल 143 क्या कहता है? आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन देता है, ठीक है, जिसके तहत जो प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस सीख कर सकते हैं, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस सीख कर सकते हैं। क्या ये जो एडवाइस है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पूछा है, जो एडवाइस सीख करी है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग है? क्या सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना ही देना है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, दोनों पर ही बाइंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई एडवाइस दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग रहेगा। इसी तरीके से अगर
जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उन्होंने एडवाइस मांगी है, तो इसका जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को भी वो बाइंडेशन है, वो बाइंडिंग है कि एडवाइस देना ही देना है। लेकिन एक इसमें जो है आपको समझना होगा कि जो भी ट्रीटीज, ठीक है, अग्रीमेंट्स या कोई भी लॉज हैं, अगर वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था उससे पहले अगर कोई ट्रीटी है, कोई एग्रीमेंट है, कोई और भी लॉ है, अगर उसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस सीख करते हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को जो एडवाइस है वो बाइंडिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट को देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, ये आप जरूर से याद रखना। मैं क्या कह रहा हूं कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो चुका है, उसके रिगार्डिंग कोई भी ट्रीटी, कोई भी लॉ, कोई भी प्रोविजन है, अगर उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइस सीख करी है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट पर यह बाउंडेशन नहीं है कि उसको एडवाइस देना ही देना है। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस माननी ही माननी है। लेकिन अगर कोई ऐसी ट्रीटी है, कोई ऐसी एग्रीमेंट है, कोई ऐसा प्रोविजन है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले एक्टिव है, एंड अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मांग रही है, तब सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना बाउंडेशन हो जाता है, एडवाइस देनी ही देनी है, वो बाइंडिंग हो जाती है। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। ये देखिए 143 clause 1, if at any time it appears to the president that a question of law or fact has arisen or likely to arise which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the question to that court for consideration and the court may, देखो इसमें दिया हुआ may का मतलब ये है कि वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। After such hearing as it thinks fit, report to the president its opinion thereon. क्लॉज 2 क्या कहता है? द प्रेसिडेंट में नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द प्रोविजो टू आर्टिकल 131 refers a dispute to the kind mentioned in the said proviso to the Supreme Court for opinion and the Supreme Court shall, यहां पे आ गया शैल। अब मैं शैल क्या कह रहा हूं कि जो भी ट्रीटी है, ये जो सेट प्रोविजो है, इसमें क्या है कि कोई भी ट्रीटी, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी प्रोविजन, कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले चल रहा है, उस पर अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइस सीख करी है, ठीक है, तब जो है सुप्रीम कोर्ट को देना ही देना है, दैट इज शैल। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको जानना है, कंफ्यूज कर सकता है। अब जो है हम एक एक करके डिकोड करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो है, कैन सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन टू आंसर अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस? जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि बिल्कुल भी बाइंडेशन नहीं, कोई भी बाइंडिंग नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, एंड सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जो है जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, जो एडवाइस पूछी गई है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो भी एडवाइस पूछी गई है, इसको जो है इसको जो है डिक्लाइन कर सकता है। एंड इस पे आप दो एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं। देखिए मेंस के टाइम पे अगर आप इस तरीके से एग्जांपल कोट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो एनरिच हो जाता है। 1993 में उस वक्त के प्रेसिडेंट ने ये पूछा था, वेदर अ हिंदू टेंपल और एनी हिंदू रिलीजियस स्ट्रक्चर एग्जिस्टेड प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद इन द एरिया ऑन विच द स्ट्रक्चर स्टूड। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने यूनिनैनिमसली रिफ्यूज कर दिया था। एक तो उस वक्त जो है ये ऑलरेडी जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला था, सुप्रीम कोर्ट का स्टांस ये था कि ये भारत की सेकुलरिज्म पर जो है, सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है, दैट्स व्हाई इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी एडवाइस नहीं दी, डिक्लाइन कर दी। इसी तरीके से 1982 में भी एक रेफरेंस हुआ था जहां पर प्रेसिडेंट ने एडवाइस सीख करी थी, एंड यहां पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया था आंसर देने को या एडवाइस देने को। तो ये दो इंस्टांसेस है, आप पुट ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से जो भी सवाल आ रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैन द सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न इट्स अप्रैल 8 डिसीजन? अप्रैल 8 डिसीजन मतलब जो गवर्नर, जो एसेंट पर टाइम लिमिट लगाई गई, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न कर सकता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से? तो इसका आंसर है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि ये जो एडवाइस है ना, ये एडवाइस, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइस सीख करी है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट इस पर एडवाइस देगा, लेकिन इस एडवाइस का मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन ओवरटर्न कर सकता है। जो भी एविडेंस के बेसिस पर स्टडी करी गई है, जो वर्डिक्ट आया है, वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दैट इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत इन्वोक या ओवरटर्न नहीं हो सकता है। तो ये क्लियर कट है कि क्या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से जो रूलिंग आई है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है रिगार्डिंग गवर्नर्स विद होल्डिंग पावर, जो टाइम लिमिट सेटअप करी गई है, क्या उसे सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न कर सकता? ओवरटर्न नहीं कर सकता। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सिर्फ हम एडवाइस के बेसिस पर जो डिसीजन हो चुका है उसको हम ओवरव्यू नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे जो गवर्नमेंट है वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकती है, ठीक है, वो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकती है, और एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे पूछा जा सकता है कि क्या एक लार्जर बेंच इन्वॉल्व हो सकती थी जो वर्डिक्ट ये आया है, क्योंकि ये फेडरल, ठीक है, हमारे फेडरलिज्म, जो भारत का फेडरलिज्म है उससे रिलेटेड ये इशू है।
तो जब भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में टसल होता है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक लार्जर बेंच हो, वो डिसीजन दे, क्योंकि उसमें ज्यादा नंबर ऑफ जजेस रहेंगे तो जो इंटरप्रिटेशन है वो बेटर हो सकता है। लेकिन ये जो जजमेंट आया था लास्ट मंथ, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें लार्जर बेंच इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है, उसमें लार्जर बेंच इन्वॉल्व नहीं होती। तो ओवरटर्न क्या सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन कर सकता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से? नहीं कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकती है, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकती है। एंड साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से यह सवाल पूछा जा सकता है कि इस तरीके का एक बड़ा मैटर है, एक बिग इशू है व्हेन इट कम्स टू टसल बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो कि इंडिपेंडेंस से चल रहा है। तो इतने बड़े सेंसिटिव इशू को, क्योंकि हम आर्टिकल 200 में चेंजेस ला रहे हैं, तो क्या एक लार्जर बेंच हो सकती है, क्या एक लार्जर बेंच सेटअप हो सकती है जहां पर मोर नंबर ऑफ जजेस वहां पर हैं, सो दैट जो इंटरप्रिटेशन है वो ज्यादा क्लियर हो सके, ज्यादा विजिबल हो सके। तो ये दो ऑप्शन है, लेकिन ओवरटर्न सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं कर सकता है थ्रू प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। ये आपसे पूरा सवाल भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में 14 क्वेश्चंस पूछे गए। इन 14 क्वेश्चंस में 11 क्वेश्चंस ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नर की पावर या जो रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की उसके इवॉल्व घूम रहे थे। लेकिन 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इस रूलिंग के बियॉन्ड जा रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आपको जानने जरूरी है। पहला यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फेडरल टसल है, ठीक है, कई जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका स्टांस रहा है कि जो गवर्नर है उनका कहीं ना कहीं ये रोल रहता है कि एक जो भी स्पेशली जो ऑपोजिशन स्टेट्स हैं वहां पर ये उनका स्ट्रगल कांस्टेंट ये कहना रहता है कि जो गवर्नर हैं वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे हैं प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है वो अलग है एंड जो स्टेट्स हैं वहां पर गवर्नमेंट अलग है। तो ये इतना बड़ा इशू है, उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या एक लार्जर बेंच, क्या सुप्रीम कोर्ट ये देख सकता है कि एक लार्जर बेंच रहे जहां पर 5 जज हो, 7 जज हो, 9 जज हो? तो जितने ज्यादा जजेस रहेंगे उतना बेटर इंटरप्रिटेशन होगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कि क्या जो छोटे बेंचेस हैं क्या वो इतने बड़े इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, उस पर जजमेंट दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है फॉर कंप्लीट जस्टिस, ठीक है, फॉर कंप्लीट जस्टिस। लेकिन ये जो कंप्लीट जस्टिस की पावर है ये कहां तक जा रही है, ठीक है, ये कहां तक जा रही है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जब ये जजमेंट आया, रूलिंग आई गवर्नर की टाइमलाइन पर सेटअप करने की, तो इस पर ये स्टेटमेंट आया कि ये जुडिशियल ओवररीच है, ये पार्लियामेंट का काम है, ठीक है, ये पार्लियामेंट का काम है एंड जुडिशरी क्या कर रही है कि ओवररीच कर रही है। तो सेकंड सवाल ये है कि आर्टिकल 142 में जो पावर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कंप्लीट पावर है टू डू कंप्लीट जस्टिस, क्या इसकी कोई लिमिट है? क्या इसकी कोई लिमिट है? ठीक है, ये कहां तक खिंच सकता है? कोई स्पेशल पावर है? क्या लिमिट है? तो ये भी एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन जो है वो राइज करता है या राइज करता है थ्रू प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कि ये 142 की पावर जो है कहीं ये जुडिशियल ओवर रीच में तो नहीं हो रही, क्योंकि सबका काम होता है, पार्लियामेंट का काम है, ठीक है, कहीं जो जुडिशरी है वो पार्लियामेंट के स्टेचर में तो एंटर नहीं कर रही है, ओवर रीच तो नहीं हो रहा है। तो ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कहां तक ये है, लिमिट कहां तक है, क्या लिमिट है कि नहीं है अंडर आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस में। एंड तीसरा ये है, ठीक है, तीसरा ये है कि जैसे मैं आपको बताया कि जैसे 143 आपका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हो गया, 142 कंप्लीट जस्टिस हो गया, इसी तरीके से आर्टिकल 131 क्या देता है सुप्रीम कोर्ट को? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर देता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो ये है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है तो इसको रिजॉल्व करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, दैट इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। लेकिन ये क्लियर करना होगा, ये एक्सप्लेन करना होगा कि ये जो डिस्प्यूट है, किस तरीके के जो डिस्प्यूट हैं वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जा रहे हैं, कि क्या छोटा छोटा भी डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो रहा है, छोटे डिस्प्यूट से लेके बड़े डिस्प्यूट तक सारे डिस्प्यूट जो है वो क्या आर्टिकल 131 में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करने की नीड है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो भी इश्यूज हैं, जो टसल आ रहे हैं बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें किस तरीके के टसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से जो इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जा रहे हैं। तो ये 3 ऐसे सवाल हैं जो कि आपका जो गवर्नर की रूलिंग आई है उसके बियॉन्ड जा रहे हैं। पहला, लार्जर स्मॉलर बेंच के पास क्या पावर है कि वो इस तरीके के इंपॉर्टेंट इश्यूज पर जजमेंट दे सकती है, या वी नीड लार्जर बेंचर्स। दूसरा ये है कि आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस की क्या कोई लिमिट है, ठीक है, कितना तक ये एक्सपैंड होगा। एंड तीसरा ये है कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, it asks the court to clearly define what kind of disputes between central government and the state governments can be heard by courts।
तो डिस्प्यूट बताने होंगे कि किस तरीके के जो डिस्प्यूट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट हर्ट कर सकता है, सुन सकता है, रिजॉल्व कर सकता है अंडर आर्टिकल 131, दैट इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है या लास्ट इशू क्या है? व्हाट इज द ब्रॉडर कंटेक्स्ट बिहाइंड द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। फैक्चुअल चीजें बता दी, गवर्नर के जजमेंट के रिलेटेड क्या चीजें वो बता दी, उसके बियॉन्ड थोड़ा चीजें चले गए, लेकिन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखिए यहां पर ना सुप्रीम कोर्ट है एंड वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने मैंडमस रिट जो है इसको यूज किया है। मैंडमस रिट क्या कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट कमांड कर रहा है गवर्नर को कि भाई ये आपका काम है एसेंट देना, ठीक है, ये आपका काम है एसेंट देना। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हमने मैंडमस रिट का इस्तेमाल करके कमांड करा गवर्नर को कि जो काम है वो काम करिए, ठीक है। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि स्टेट की जो राइट है उसे प्रोटेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसे प्रोटेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सो दैट जो बिल्स हैं वो लॉ में बदलें एंड फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो स्मूथ चलता रहे। ये है स्टैंड सुप्रीम कोर्ट का। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये जुडिशियल ओवररीच है। ये क्या है? ये भैया जुडिशियल ओवररीच है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उन्होंने भी ये कहा, उनका स्टेटमेंट था कि प्रेसिडेंट से ये पूछा नहीं गया, प्रेसिडेंट को ये टाइम नहीं दिया गया कि ये जो कंसिडरेशन है या जो बिल है इसे क्यों जो है वो कंसिडर के लिए रखा गया है। उससे पूछे जाए या उससे पूछा जाए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पूछा जाए, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। इसी तरीके से जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी ये कहा कि भारत में जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है एंड ये स्पेसिफिकली पार्लियामेंट का काम है कि किस तरीके से ये इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। जुडिशरी इसमें जो है वो ओवररीच नहीं कर सकती है। तो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल है। देयर इज अ टसल बिटवीन जुडिशरी एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। जुडिशरी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई हमने तो मैंडेमस रिट इस्तेमाल किया, कमांड किया और हमने स्टेट की राइट को प्रोटेक्ट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये तो जुडिशियल ओवररीच है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी यही कह रहे हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो भी ये कह रहे हैं कि भैया पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट का यह काम है कि इन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का अपना स्टांस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना स्टांस है, इस वजह से ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है एंड ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। हमने कई बार देखा कि इस तरीके से जो टसल है या आर्टिकल्स को लेकर जो इंटरप्रिटेशन है उस पर टसल चलती रही। एग्जांपल के तौर पर राइट टू प्रॉपर्टी। भाई जब देश को आजादी मिली थी 1947 में, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था। तो जब भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स करती थी तो जो इंडिविजुअल है वो राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि फंडामेंटल राइट है, वो इन्वोक होता था। सुप्रीम कोर्ट जो है इन लैंड रिफॉर्म्स को रोक देती थी। लेकिन ये रिजॉल्व हुआ, कैसे रिजॉल्व हुआ? राइट टू प्रॉपर्टी को भैया लीगल राइट में हटा दिया, लीगल राइट में डाल दिया गया, फंडामेंटल राइट से खत्म कर दिया गया। तो ये कोई नया इशू नहीं है। इस तरीके से इश्यूज चलते रहे हैं एंड इवेंचुअली विद टाइम जो है ये इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट जो है कंट्रोवर्सी यही है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है हमने मैंडेमस रिट इस्तेमाल किया है, ठीक है, और हमने स्टेट की राइट को प्रोटेक्ट किया है। गवर्नमेंट और टॉप ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जुडिशरी इज इंटरफेयरिंग टू मच इन एरियाज दैट शुड बी लेफ्ट टू इलेक्टेड बॉडीज लाइक पार्लियामेंट और द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। The Attorney General argued that the President wasn't even asked for her view before the Supreme Court gave instruction affecting her role. मतलब पूछा भी नहीं गया कि व्यू क्या है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। एंड तीसरा ये कि जैसे मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट को बताया कि उन्होंने ये कहा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक है, पार्लियामेंट सुप्रीम है एंड कोर्ट जो है वो ज्यादा इंटरफियर नहीं कर सकता है पॉलिटिकल मैटर्स में। तो ये जो है एक बियॉन्ड, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट है इस रूलिंग के बियॉन्ड। तो ये थी पूरा सेशन। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आपके प्रीलिम्स, मेंस, इवन इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास रही है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा तो अपने डाउट जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।